डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने गुजराती में मोरली काव्य देखा था, जिसकी सवालात की पीडीएफ भी आप तक पहुंच गई है और उम्मीद करती हूं कि प्यारे बच्चों आपने उस पीडीएफ के सवालात के जवाब नोट में लिख लिए होंगे। तो आज हम गुजराती के पीरियड में आगे बढ़ते हुए पाठ 3 प्रयाण पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम प्रयाण का अर्थ समझेंगे। तो प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान करवो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रयाण पाठ के लेखक है रमणभाई नीलकंठ। उनका जन्म तारीख 13/3/1868 में हुआ था और उनका अवसान यानी कि मृत्यु तारीख 6/3/1928 को हुई थी। रमणभाई नीलकंठ का वतन अहमदाबाद है और ये अपने वक्त के यानी पंडित युग के अग्रणी साहित्यकार यानी आला दर्जे के साहित्यकार माने जाते हैं। अब ये तो थी रमणभाई नीलकंठ की थोड़ी मालूमात हमने हासिल की। इसके बाद अब हम प्रयाण पाठ जो है इसके साहित्य प्रकार की तरफ रोशनी डालते हैं कि प्रयाण पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है। अक्सर एग्ज़ाम में भी ये सवाल आता है कि प्रयाण पाठनो साहित्य प्रकार कयो छे, तो आपको जवाब लिखना है प्रयाण पाठनो साहित्य प्रकार नवलकथा खंड छे। अब आप लोग जानते ही हैं कि नवलकथा किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नॉवेल कहेंगे, और खंड का अर्थ होता है छोटा सा हिस्सा। तो ये जो प्रयाण कृति है, प्रयाण जो पाठ है, वो गुजराती की प्रसिद्ध हास्य नवलकथा भद्रम भद्र में से ये छोटा सा हिस्सा लिया गया है। आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, आ नवलकथा खंड गुजरातीनी प्रसिद्ध हास्य नवलकथा भद्रम भद्रमाथी लेवामां आव्यो छे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके ताल्लुक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि प्रयाण नवलकथा खंड शेमाथी लेवामां आव्यो छे, तो आपको जवाब में लिखना होगा कि प्रयाण नवलकथा खंड गुजरातीनी प्रसिद्ध हास्य नवलकथा भद्रम भद्रमाथी लेवामां आव्यो छे। अगर रमणभाई नीलकंठ के दूसरी कृति के बारे में देखें तो उन्होंने राइनो पर्वत नाम का एक शिष्ट नाटक भी लिखा है, जो ये कृति भी उनकी गुजराती साहित्य में बहुत ही जानी मानी है। अब हम ये पाठ के किरदार की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि ये पाठ में कौन कौन से किरदार है। पात्रों मतलब किरदार। तो उसमें सबसे पहले मुख्य पात्र है भद्रम भद्र। अब भद्रम भद्र नाम से ही हमें ये थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा विचित्र लगता है कि ये किरदार कैसा होगा। अब ये किरदार के बारे में अगर हम थोड़ी मालूमात हासिल करें तो जो भद्रम भद्र है ये बहुत ही विचित्र स्वभाव का है। संस्कृत भाषा का प्रयोग करके अपने आप को बहुत ही ज्ञानी बताना चाहता है, जो कि वो है नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं, सामने वाले को ऐसा बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, लेकिन वो होते नहीं हैं और उनकी बातों से ही बनावटीपन का एहसास हमें हो जाता है। तो बिल्कुल भद्रम भद्र भी ऐसा ही किरदार है जो बिल्कुल अज्ञानी है लेकिन ज्ञानी होने का ढोंग कर रहा है। और उसके ढोंग से यहाँ लेखक ने हमारे सामने ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बनावट करते हैं या ढोंग करते हैं, ज्ञानी होने का नाटक करते हैं। तो उन पर यहाँ लेखक ने कटाक्ष किया है, यानी कि तंज किया गया है। भद्रम भद्र के ख्यालात भी पुराने हैं, उसके स्वभाव में विचित्रता भी है और बनावटीपन भी हमें नज़र आता है। ये पाठ में वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करके हास्य उत्पन्न करता है, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। अब हम इसके दिगर पात्रों की तरफ ध्यान करें
तो उसमें सबसे पहले जो अंबाराम है वो भद्रम भद्र का शिष्य है। उसके बाद है टिकट मास्टर सौराब जी, और उसके बाद दो किरदारों में आते हैं राम शंकर और शिव शंकर, जो दोनों भाई है। तो ये हमने किरदार की मालूमात हासिल की, पात्रों की मालूमात हासिल की। अब हम पाठ की समझूती की तरफ आगे बढ़ते हुए पॉइंट वाइज देखेंगे कि किस तरह ये पाठ में हमारे सामने लेखक ने सुंदर वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो जो भद्रम भद्र है वो अपने शिष्य अंबाराम के साथ मुंबई जाने के लिए निकलते हैं। जब वो मुंबई जाने के लिए निकलते हैं तो अपने शिष्य से कहते हैं कि આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરવા અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરીએ છીએ। मतलब वो कहते हैं कि हम हमारे वेद धर्म का रक्षण करने के लिए, हमारा जो आर्य धर्म है उसका जय करने के लिए, और जो हमारा सनातन धर्म है उसका प्रचार यानी कि उसे फैलाने के लिए हम मुंबई की तरफ प्रयाण कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं या जा रहे हैं। और उनकी यही बातों से हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह ढोंग कर रहे हैं और ज्ञानी होने का दावा कर रहे हैं, जो कि है वो अज्ञानी। आगे बढ़ते हुए जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ भी टिकट लेने के लिए जब टिकट बारी के पास जाते हैं तो टिकट मास्टर के साथ संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, संस्कृत भाषा में बोलने लगते हैं। वो टिकट लेने के लिए टिकट बारी के पास खड़े होते हैं और बोलते हैं कि श्री मोहमयिनी बे मूल्य पत्रिका आपो। अब जो टिकट मास्टर है वो पारसी है, उसका नाम है सौराब जी। उसे संस्कृत भाषा में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और उसे लगता है कि पता नहीं ये गलत जगह आ गए हैं और कुछ गलत चीज़ मांग रहे हैं। तो वो कहता है कि सु बकेच, आए तो टिकट ऑफिस थे। कहता है कि आप क्या बकवास कर रहे हो, ये तो टिकट ऑफिस है और यहाँ टिकट मिलती है। उस पर गुस्सा करते हुए भद्रम भद्र कहते हैं कि यवन तेथी हूँ अग्न नथी, यानी ये बात से मैं अनजान नहीं हूँ, लेकिन मुझे मोहमयी की 2 मूल्य पत्रिका दे दो और उसको देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये सब बातें भी वो संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं, जो बिल्कुल भी पारसी टिकट मास्टर को समझ में नहीं आती है। उसके बाद टिकट मास्टर बिल्कुल बेचैन हो जाता है और कहता है कि सालो कहीं मेद थयेलो ज, हूँ तो समझतो ज नहीं कि ये सु बकेच। कहता है कि ये पागल हो गया है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है। और ऐसे दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, उससे बहुत ही हास्य उत्पन्न होता है। आखिर में जब दोनों की बहस ज़्यादा बढ़ जाती है और भद्रम भद्र टिकट बारी में अपना मुंह डालते हुए उससे बहस करता है, तो पारसी सौराब जी जो है वो गुस्सा करते हुए उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है और तुरंत ही मुक्का पड़ते ही जो भद्रम भद्र है वो खिड़की में से उसका मुंह बाहर खींच लेता है। यहाँ भी बहुत हास्य उत्पन्न होता है। तो इस तरह किसी तरह उसे टिकट तो मिल जाती है। जो पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति होता है वो उसे संस्कृत भाषा समझ में आती है और वो बोल देता है कि भाई इन्हें ग्रांट रोड की 2 टिकट दे दो, और इस तरह ये टिकट लेने का मसला हल हो जाता है। उसके बाद जब टिकट लेकर भद्रम भद्र रेलवे में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तभी ट्रेन शुरू हो जाती है और उसके बाद ही दौड़ते दौड़ते 2 मुसाफिर ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं। वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं और भद्रम भद्र के बाजू में बैठ जाते हैं। जब भद्रम भद्र उन्हें हिचकिचाकर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो जवाब में मुंबई कहते हैं और मुंबई कहते ही उसका उत्साह बढ़ जाता है क्योंकि वो भी मुंबई ही जा रहा है भद्रम भद्र, इसलिए वो बात को आगे बढ़ाते हुए उनके नाम पूछता है। तब वो अपने नाम बताते हैं, कहते हैं कि मैं राम शंकर और ये मेरा भाई शिव शंकर, दोनों भाई है और उनके नाम है राम शंकर और शिव शंकर। लेकिन वो बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमारे घर के नाम अलग है और घर के नाम क्या है, तो नखोदियो अने गोरखोदियो। अब ये
बोलने में ही, उच्चारण में ही कितने कॉमेडी नाम लग रहे हैं कि जिससे हमें हंसी आ जाए कि ऐसे नाम किसी के हो सकते हैं। लेकिन इतने अच्छे राम शंकर और शिव शंकर नाम होने के बावजूद भी घर वालों ने ऐसे नाम क्यों रखे, नखोदियो और गोरखोदियो? तो इसका बताते हुए वो कहते हैं कि नखोदियो और गोरखोदियो इसलिए रखे हैं कि बच्चे जिंदा नहीं रहते थे। यहाँ लिखा है छोकरा न जीवे तेथी माँ बापे एवा नाम पाड़ेला, मतलब बच्चे जिंदा नहीं रहते होंगे, कोई कुपोषण की वजह से या कोई और वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती होगी, बच्चे मर जाते होंगे, तो गांव के लोगों की मान्यताओं के मुताबिक, ये जो अंधश्रद्धा है उसके मुताबिक इनको ऐसा कि बच्चों के अगर नाम बदल दिए जाए तो ये जी जाएंगे या इन्हें ज़िंदगी मिल जाएंगी। लेकिन इसमें कोई भी तर्क नहीं है, ये गलत मान्यता है, ये अंधश्रद्धा है और इसमें कोई भी तर्क नहीं है। तो यहाँ एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बे उतारुओना नाम शू हता અને તેમના ઘરના નામ શું હતા અને કેમ? तो आपको उतारू यानी यहाँ मुसाफिर जो भद्रमभद्र के साथ सफ़र कर रहे हैं उनके दोनों के नाम क्या है? तो आपको लिखना है कि बे उतारुओना नाम रामशंकर અને શિવશંકર હતા અને તેમના ઘરના નામ નખોદિયો અને ગોરખોદિયો હતા અને આવા નામ એમના કેમ પાડ્યા હતા? તો છોકરા ન જીવે તેથી મા બાપે એવા નામ પાડ્યા હતા। तो यहाँ हमने पाठ में देखा कि किस तरह भद्रमभद्र जो है एक बनावटीपन का पात्र है, जो बिल्कुल ढोंग करता है ज्ञानी होने का, लेकिन वो पूरी तरह अज्ञानी है। वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करता है जिससे हास्य उत्पन्न होता है और वो जहाँ सोचता है कि मैं अगर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करूँ तो मेरा और भी प्रभाव पड़ेगा या मेरी इम्प्रेशन और भी अच्छी पड़ेगी, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है और यहाँ सामने वाला समझ जाता है कि ये बिल्कुल अज्ञानी है और ज्ञानी होने का ढोंग कर रहा है, इसीलिए उसकी और भी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। तो ये पाठ से हमें ये मोरल सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें ढोंग नहीं करना चाहिए, बनावटीपन हमें नहीं करना चाहिए। हम जितना ज्ञान जानते हैं उसी ज्ञान के मुतालिक हमें बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम करने जाए तो हमारे अज्ञानी होने का पता सामने वाले को हो जाता है। तो इसीलिए ये सब बातों से यहाँ बहुत ही हास्य उत्पन्न होता है और ये पाठ में हमें भद्रमभद्र के पात्र के ज़रिए ढोंगी लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयाण नवलकथा खंड में निष्पन्न थती रमूजना चित्रों वर्णवो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सविस्तार उत्तर लखो में। और 2-3 वाक्य में अगर पूछा जाए तो भद्रमभद्रનું વર્તન ક્યારે ક્યારે હાસ્ય જન્માવે છે, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जैसा सवाल होगा वो हिसाब से आपको जवाब लिखने हैं। तो यहाँ रमूज उत्पन्न करता वाक्य है जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और याद रखने हैं कि जिसकी वजह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए। तो रमूज उत्पन्न करता वाक्यों में सबसे पहला देखेंगे, આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરવા અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરીએ છીએ। ये शुरुआत में, पाठ की शुरुआत में भद्रमभद्र अपने शिष्य अंबाराम से कहता है जब वो मुंबई जाने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ भी उसका ज्ञानी होने का हमें अंदाज़ा लग जाता है। उसके बाद जब वो स्टेशन पर जाता है तो कहता है संस्कृत भाषा में कि श्री मोहमयीनी बे मूल्य पत्रिका आपो। उसके बाद जब टिकट मास्टर को उसकी बात समझ में नहीं आती है तो वो कहता है कि शू बकेज आए तो टिकट ऑफिस से, क्या बकवास कर रहे हो, ये तो टिकट ऑफिस है। यहाँ भी हास्य उत्पन्न होता है। उसके बाद जब टिकट मास्टर को फिर से अपनी फ़र्ज़ याद दिलाते हुए, अपनी ड्यूटी याद दिलाते हुए भद्रमभद्रम फिर से संस्कृत भाषा में उसे कहता है कि यवन તેથી હું અજ્ઞ નથી, મારે મોહમયીની 2 મૂલ્ય પત્રિકાની આવશ્યકતા છે, તેનું વિતરણ કરવું એ તવ કર્તવ્ય છે। यहाँ संस्कृत भाषा में ये कहता है कि यवन यानी दुष्ट, मैं ये बात से अनजान नहीं हूँ, अज्ञ नहीं मतलब अनजान नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये टिकट ऑफिस है और यहाँ टिकट ही मिलेगी और इसलिए आप मुझे मोहमयीनी की 2 मूल्य पत्रिका दे दो, मुझे उसकी ज़रूरत है और उसका वितरण करूँ यानी उसको देना आपका कर्तव्य है यानी आपका फ़र्ज़ है। लेकिन ये सब बातें वो
संस्कृत भाषा में बोलता है, जो पारसी सौरभ जी टिकट मास्टर की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। अब टिकट मास्टर को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि सालो कहीं मैथ थयेलो ज, हूँ तो समझतो ज नहीं कि शू बके ज। कहते हैं कि साला ये पागल हो गया है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो ये सब रमूजी वाक्यों से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आंसर में आपको ये सब वाक्य लिखकर एक्सप्लेन करने हैं कि किस तरह यहाँ हास्य उत्पन्न होता है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हुए अब शब्दार्थ देखेंगे, जिसमें हमने शुरुआत में देखा था जो पाठ का हमारा शीर्षक है प्रयाण करवू यानी प्रस्थान करवू, एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसके बाद है त्वरित यानी झड़पी, वेगीलू यानी स्पीड से हम कहीं भागते हुए जाते हैं ऐसा। अग्न यानी अजान, अनजान। विदित यानी जानेलू, जिसे हम जानते हैं। अग्न और विदित एक दूसरे के विरुद्धार्थी है। मोहमयी का अर्थ होता है मुंबई। अब आपको यहाँ एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयाण पाठ में मुंबई माटे कयो शब्द प्रयोजायो छे, तो आपको मोहमयी याद रखना है कि प्रयाण पाठ में मुंबई माटे मोहमयी शब्द प्रयोजायो छे, ये एक वाक्य में आ सकता है। उसके बाद मूल्य पत्रिका यानी टिकट, तो ये भी एक वाक्य में आ सकता है एग्जाम में कि प्रयाण पाठ में टिकट माटे कयो शब्द प्रयोजायो छे। तो मूल्य पत्रिका आपको याद रखना है कि मूल्य पत्रिका ए टिकट माटे शब्द प्रयोजायो छे। उसके बाद है कर्तव्य यानी फरज, ड्यूटी। उसके बाद है कोप, कोप यानी क्रोध, गुस्सा। तो यहाँ हमने ये शब्दार्थ भी देख लिए, जिसके अर्थ आपको याद रखने होंगे, जिससे आपको सवाल जवाब लिखने में और समझने में आसानी होगी। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी, जिसके सवालात के जवाब आपको नोट में लिखने हैं। और ध्यान से अगर आप ये वीडियो देखोगे तो सभी सवाल के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए सवाल के जवाब नोट में लिख लेने हैं। आगे के पीरियड में मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरा टॉपिक लेके, दूसरा पाठ लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।